हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 13th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 13 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इस चीज को समझने के लिए हम स्पेनिश फ्लू का एग्जांपल जो है कंसिडर करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीजों का रिकॉर्ड रखना जो है क्यों आवश्यक है और ये किस तरीके से हेल्पफुल रहता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है, किस कंडीशन में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है चलाया जाता है और किस कंडीशन में सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है चलाया जाता है, क्या डिफरेंस है। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे शॉर्ट में कि जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है क्या है और ये किस तरीके से यूज में लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्पेनिश फ्लू जो अर्ली 1918 में आया, जिसका सेकेंड वेव लेट 1918 में आया, थर्ड वेव 1919 में आया एंड फोर्थ वेव 1920 में आया, इसको इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके वजह से 500 मिलियन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट जो है पड़ा था। जब स्पेनिश फ्लू हुआ तो उस समय के जो डॉक्टर्स थे, उस समय के जो रिसर्चर्स थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए एंड बोला लोगों को कि ये चीजें आप फॉलो कीजिए सो दैट हम ये जो स्पेनिश फ्लू का जो चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और इस महामारी को रोका जा सकता है। तो उसी के तहत मास्किंग जो है यानी मास्क लगाना जो है वो कंपलसरी किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको लागू किया गया, साथ ही साथ पेशेंट्स का आइसोलेशन जो है वो किया गया। जो लॉकडाउन का सिचुएशन हम आज के टाइम पे देखें या फिर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके पीछे भी अगर हम देखें तो स्पेनिश फ्लू के समय जो चीज़ें की गई थी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके किया गया। तो ये जो कोरोना का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो जितनी भी सरकारें थी वो इतना जल्दी प्रोटोकॉल बनाने में क्यों सक्षम हो पाई, कैसे हो पाई? जस्ट बिकॉज पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई थी और पास्ट में ये चीज़ें जो हुई थी इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा गया था कि हाँ, स्पेनिश फ्लू जो है वो हुआ था 1918 में, इसका वेव आया था एंड ये वेव जो है किन किन टाइम पीरियड में आए थे, किस तरीके से इसने लोगों को इम्पैक्ट किया एंड क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे जिसकी वजह से फिर इसको जो है वैनिश किया गया, इसको ख़त्म किया गया। उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने प्रोटोकॉल जो है बनाए एंड फिर सोशल डिस्टेंसिंग को कंपलसरी कहा गया, मास्किंग जो है उसे कंपलसरी बोला गया, हैंड सैनिटाइजेशन जो है या फिर फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड जो है उसे करने को बोला गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पास्ट के डाटा को एनालाइज करके हम प्रेजेंट के सिचुएशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर हम जल्दी एक्शन जो है ले सकते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 129 को अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 129 के तहत ये कहा गया है दैट सुप्रीम कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट चल रहे हैं, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी एक्ट किए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा ताकि इन फ्यूचर उन चीज़ों की अगर ज़रूरत महसूस हो तो उसको रेफर किया जा सके एंड एक प्रॉपर वे में जल्दी हम जस्टिस जो है प्रोवाइड कर सके। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम गलत डिसीजन दे दें। जो पहले चीज़ें हुई हैं, अगर सिमिलर केसेस पहले ओरिजिनेट हुए थे तो पहले के सिचुएशन में क्या सर्कमस्टांसेस रहे थे एंड क्या जजमेंट दिया गया था, उन चीज़ों को रेफरेंस बना के हम आगे के जजमेंट जो हैं वो दें। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखें। हम देख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस जो है उसका जो जजमेंट है उसको बहुत सारी जगहों पे रेफर किया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। तो उन चीज़ों को यूज़ करके आज भी बहुत सारे केसेस के जजमेंट जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि पहले जो ऑर्डर्स पास किए गए, पहले जो जजमेंट पास किए गए कोर्ट के द्वारा, उनको रिकॉर्ड करके रखा गया है एंड उनको फॉलो करते हुए हम आगे के जो जजमेंट्स है उसको दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 129 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को एक और पावर मिलता है कि अगर कोई कोर्ट का अपमान कर रहा है तो उसको पनिश कर सकती है कोर्ट एंड 6 महीने का जेल का सजा या फिर 2000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों जो है वो सुनाया जा सकता है किसी इंडिविजुअल को अगर वो कोर्ट का अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है तो। ठीक है, इस कंटेम्प्ट को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब हो जाता है ओपन डिसरिस्पेक्ट, यानी खुले आम अगर आप किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हो तो उसे कंटेम्प्ट कहा जाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई इंसल्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश करेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई हाई कोर्ट्स का इंसल्ट करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का इंसल्ट करेगा या फिर ट्रिब्यूनल्स का इंसल्ट करेगा, उनके फंक्शनिंग के
ऊपर कोई भद्दा मजाक बनाएगा या भद्दा कोई कमेंट करेगा तो उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको पनिश कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी अगर डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है ओपनली अपने जुडिशरी के प्रति तो उसको जो कोर्ट है वो पनिश कर सकती है। आपको ये हक है कि आप क्रिटिसाइज करो, बट वो जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। आप एक्सट्रीम वे में अगर जाके क्रिटिसाइज करोगे तो वहां पे आपको पनिशमेंट जो है दी जाएगी। अब हम देखते हैं कंटेम्प्ट के प्रकार। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड दूसरे को हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट को समझना बहुत ही आसान है। इसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा कुछ आदेश दिया गया है, आपको बोला गया है ये चीज करने के लिए या फिर ये चीज नहीं करने के लिए, और आप जानबूझ के उन चीजों को नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट जो है वो लगाया जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब लगाया जाता है? तो मान लिया कि कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, कोई ऑर्डर दिया है और आप उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वे में उसका विरोध कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिससे कोर्ट को ये लगता है कि उसकी इमेज को ठेस पहुंचाई जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे उन बातों को बहुत ही गलत तरीके से क्रिटिसाइज करने में लगे हुए, एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से आप कर रहे हैं एंड उसके कोर्ट के इमेज को अगर आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है लगता है। साथ ही साथ अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आप रिटन फॉर्म में इन चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एग्रेसिव वे में या फिर सिंबॉलिक वे में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिससे कोर्ट को ये लगता है कि उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या फिर कोर्ट को लगता है कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं इसके वजह से जो केस की प्रोसीडिंग हो रही है उसके अंदर आप एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप एक रुकावट बन सकते हैं या रुकावट ला सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस जो है वो चलाया जाएगा। आई होप कि ये डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया हो, फिर भी इसको हम एक बार देख लेते हैं। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या हो जाता है? जब आप जानबूझ के कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको ओबे नहीं करते हो, आप उनका पालन नहीं करते हो। कोई भी जजमेंट दिया गया है, कोई भी डिक्री है, डायरेक्शन है, ऑर्डर है, रेट है या कोई और प्रोसेस है, कोर्ट के द्वारा कोई चीज़ें हैं जो आपको कही गई हैं फॉलो करने के लिए, या फिर आपने अंडरटेकिंग दी है कोर्ट को बट आप जानबूझ के उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के उन चीज़ों को वायलेट कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट का केस जो है चलाया जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस कब चलाया जाएगा? तो आपके शब्दों से, लिखित या मौखिक रूप से आप जो भी कह रहे हैं, आपने सिंबल्स का यूज़ किया और आपके जो एक्शंस है उसके द्वारा कोर्ट को अगर ये लग रहा है कि आप कैंडलाइज कर रहे हैं, कोर्ट की छवि को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोर्ट की जो मर्यादा है उसको आप नीचा गिरा रहे हैं, या फिर आपकी मंशा ऐसी नज़र आ रही है कि आप कोर्ट की छवि को नीचा गिराना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है लग जाएगा। साथ ही साथ अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपका विश्वास जो है जुडिशरी के अंदर नहीं है और आप एक नफरत की भावना जो है जुडिशरी के प्रति रख रहे हैं और आप उसके इमेज को खराब करना चाह रहे हैं, या फिर आप इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो भी आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस जो है चलाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर आप रुकावट बन रहे हैं, या फिर आप जो चीज़ें कर रहे हैं उससे लग रहा है कोर्ट को कि आप आगे जाकर रुकावट बना सकते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, जो जस्टिस का प्रोसेस है उसके अंदर आप रुकावट ला सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है आपके ऊपर चलाया जाएगा। ठीक है, बट आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाता है, उस केस को इनिशिएट करने से पहले कंसर्न जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वो आवश्यक हो जाता है। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सहमति दी है तो ही क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है चलाया जा सकता है। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहमति नहीं है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है नहीं चलाया जा सकता। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो किस कंडीशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है नहीं माना जाएगा? क्या ऐसा होगा कि हम क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते हैं कोर्ट को? तो जी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी अ फेयर क्रिटिसिज्म। हर एक चीज़ को कहने का, बताने का एक तरीका होता है, बट अगर आप एक्सट्रीम वे में जाते हैं, आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप मर्यादा को लांघ कर किसी को नीचा दिखाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो जुडिशरी नहीं सहेगी। जुडिशरी कहती है कि हाँ, आप हमारा
क्रिटिसिज्म जो है करो, आप हमारी कमियां बताओ, बट सही तरीके से बताओ, डिसेंट तरीके से बताओ, ताकि हम रिफॉर्म कर सके। बिकॉज कोई भी चीज़ जो है अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, और डे बाय डे उसके अंदर चांसेस होते हैं रिफॉर्म के, उसके अंदर बदलाव करने के, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो लोगों तक ज़्यादा पहुंच सके। तो कोर्ट ये नहीं कहती कि आप क्रिटिसाइज मत करो, आप क्रिटिसाइज करो, बट फेयर क्रिटिसिज्म को हम जो है वैल्यू देंगे। हम जो आपका एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म है, गलत जो क्रिटिसिज्म है, हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, ये चीज़ कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आप फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई है, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है नहीं चलाया जाएगा। यानी आप सही तरीके से जो भी रिपोर्टिंग जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई है उसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलाया जाएगा। बट हाँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर जो बातें हैं, उन चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं, उससे अगर लगता है कि कोर्ट की मर्यादा को ठेस पहुंच रही है, तो फिर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है चलाया जाएगा। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू को देखते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आ जाता है? आर्टिकल नंबर 13 के तहत आ जाता है। कौन से देश से हमने इसको इंस्पायर होकर लिया है? तो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू को जगह दी है। अब जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई भी कानून बनाती है, या फिर सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव है या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव जो हैं, वो अगर कोई ऑर्डर पास करती हैं, तो वो जस्ट है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है या नहीं है, कहीं वो संविधान को वायलेट तो नहीं करती। इन चीज़ों को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उन चीज़ों को चेक करने की जिम्मेदारी जो है जुडिशरी की आ जाती है। जब भी कोई कानून पास किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी ऑर्डर अगर पास किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे चेक करने का काम जो है जुडिशरी करती है। और जुडिशरी देखती है कि संविधान के अनुसार ये चीजें बनाई गई है या नहीं, जो भी लॉ बनाए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है या नहीं। और अगर जो जुडिशरी है उसको लगता है कि नहीं, ये जो लॉ बनाए गए हैं या ये जो ऑर्डर पास किए गए हैं ये वायलेट करते हैं भारतीय संविधान को, तो वहीं पे जो जुडिशरी है उन लॉज को, उन ऑर्डर्स को स्ट्रक डाउन करेगी, उन चीज़ों को नल एंड वाइड घोषित करेगी, और जो गवर्नमेंट है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट फिर आगे नहीं कर सकती। तो इस तरीके से सुनिश्चित करके रखने की कोशिश की गई है कि लोगों का विश्वास जो है जुडिशरी में बना रह सके, एंड जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में न ले, एंड वो लोगों के साथ कुछ भी गलत न कर सके। ठीक है, सो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इसके तहत जो जुडिशरी है वो क्या करती है? वो एग्जामिन करती है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा कानून बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। साथ ही साथ जो ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर जुडिशरी ये देखती है कि जो लॉ पास किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा या स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो गलत हैं, तो वैसे कंडीशन में जो जुडिशरी है उन ऑर्डर्स को, उन लॉज को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, नल एंड वाइड जो है घोषित कर सकती है। और जैसे ही जुडिशरी जो है इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, नल एंड वाइड घोषित कर देती है उस पर्टिकुलर लॉ को या उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, तो जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो उन पर्टिकुलर लॉज को या फिर उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, इन्फोर्स नहीं कर सकती हैं, एंड वो जो लॉज हैं वहीं पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। सो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि जो संविधान के द्वारा चीज़ें दी गई हैं देश की जनता को, उसका हनन जो है किसी के द्वारा न किया जा सके, गवर्नमेंट के द्वारा भी हनन न किया जा सके, एंड उस बात को सुनिश्चित करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो संविधान के द्वारा जुडिशरी को दिया गया है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।